जो प्रॉब्लम भारत कई सालों से फेस कर रहा है, फ्रांस और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने उस प्रॉब्लम के सामने 2-3 महीने के अंदर ही हार मान ली है। इसके बाद ऐसा कौन सा नेवल वॉरशिप है जो भारत लास्ट बार किसी फॉरेन कंट्री से परचेज कर रहा है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अब अगले 1 महीने तक पाकिस्तान का रूल कैसे हो गया है एंड कौन सी मुस्लिम कंट्री ने अब अपने देश के अंदर निकाब्स को बैन कर दिया है? इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। पाकिस्तान इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। इस साल जनवरी 2025 में पाकिस्तान का टेन्योर स्टार्ट हुआ है और 2 साल कंप्लीट करने के बाद अगले साल 2026 के दिसंबर महीने में पाकिस्तान की नॉन परमानेंट मेंबरशिप खत्म होनी है। अब जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उन्हें भी सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाया जाता है और न्यूज निकल कर आ रही है कि रोटेशन बेसिस के ऊपर जुलाई महीने की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी पाकिस्तान के पास आ गई है। जो भी कंट्री यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंट होती है उसको कई सारे विशेष अधिकार मिलते हैं। वो देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स का एजेंडा तय कर सकता है, खुद ही डिसाइड कर सकता है कि उसके लिए कौन कौन से इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं और मीटिंग्स के अंदर उनके बारे में डिस्कशंस चाहता है। अब पाकिस्तान का यूएन में परमानेंट एम्बेसडर सिक्योरिटी काउंसिल की सारी मीटिंग्स को चेयर करेगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा और कभी भी सिक्योरिटी काउंसिल की कंट्रीज को समन करके इमरजेंसी मीटिंग बुला सकता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से स्टेटमेंट देता है। इसके साथ ही जो क्लोज डोर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस होती हैं उसमें भी सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस समय ईरान न्यूक्लियर क्राइसिस के कारण सिक्योरिटी काउंसिल काफी ज्यादा एक्टिव हुई है। परमानेंट और नॉन परमानेंट, वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न सभी देश मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं। इसलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट होने के नाते पाकिस्तान को इन सभी कंट्रीज के साथ अलग अलग लेवल के ऊपर एंगेज होने का काफी फायदा मिलने वाला है। एंड आपको पता है कि पाकिस्तान इसी फिराक में रहता है कि उसको वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बैठने का मौका मिले। भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए वाकई में काफी टफ टाइम चल रहा है, लेकिन ये बात भी सही है कि समय हमेशा ही एक जैसा नहीं रहता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है फ्रांस से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने एक स्टेटमेंट दी है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा है कि पावरफुल देश जो ट्रेड को रीबैलेंस करने के लिए टैरिफ्स लगाते हैं वो ब्लैकमेल करने का तरीका है और ये जो टैरिफ्स होते हैं वो ब्लैकमेलिंग करने का एक इंस्ट्रूमेंट यानी ब्लैकमेलिंग करने का एक साधन बन गया है। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड में फ्रीडम को रिस्टोर करना होगा और इक्विटी लानी होगी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में आजादी लानी होगी, छूट देनी होगी और सभी देशों को बराबर रखना होगा, ना कि ट्रेड बैरियर्स और टैरिफ्स लगाकर व्यापार करने में बाधा करनी चाहिए। इमैनुअल मैक्रोन ने आगे कहा कि ऐसे समय में ट्रेड वॉर और टैरिफ्स को वापस लाना, स्पेशली जब कुछ देश अभी अपना इकोनॉमिक टेक ऑफ ही कर रहे हैं, यानी कि अभी कुछ देश अर्थव्यवस्था के मामले में तेजी पकड़ने वाले हैं, और ऐसे समय पर टैरिफ्स और ट्रेड वॉर को लाना ये धरती के लिए यानी कि प्लैनेट के लिए गलत संकेत है। अब ये स्टेटमेंट फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने स्पेन में जाकर दी है, जहां पर वो एक इंटरनेशनल इवेंट को संबोधित कर रहे थे। इमैनुअल मैक्रोन ने यहाँ पर नाम तो नहीं लिया है, लेकिन उनका निशाना अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, क्योंकि इस समय डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेड को बैलेंस करने के नाम के ऊपर यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी काफी हैवी टैरिफ्स लगा दिए हैं और फ्रांस यूरोपियन यूनियन के अंडर ही फॉल करता है, जिसकी वजह से फ्रेंच गवर्नमेंट को भी काफी नुकसान हो रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को ब्लैकमेलिंग करना कह रहे हैं। हिंदी में एक कहावत है कि जब खुद के ऊपर बीतती है तभी समझ आता है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा होगा। ये वही फ्रांस है जिसने G7 में रहते हुए अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया के न जाने कितने देशों के ऊपर सैंक्शंस को सपोर्ट किया था। ईरान से लेकर रशिया, इवन भारत भी सैंक्शंस के कारण ही ईरान से क्रूड ऑयल परचेज नहीं कर सकता है, वरना भारत के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। अभी जो सैंक्शंस हैं असल में ये ब्लैकमेलिंग होती है और आज डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने खुद के एलाइज के ऊपर ही टैरिफ्स लगा दिए हैं तब जाकर इनको एहसास हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिका के कारण इनको कितना नुकसान हो रहा है और अब इनका रोना धोना सामने आ रहा है। अभी तो बस टैरिफ से अनाउंस किए हैं, अगर इनके ऊपर सैंक्शंस लग जाते फिर तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका से। आज अमेरिका के वॉशिंगटन में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग होनी है। जयशंकर सर ने अमेरिका में जाकर कुछ बोल्ड स्टेटमेंट्स दी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स रिपीटेड हैं और आतंकवाद के ऊपर सभी देशों को सीरियस होने का आग्रह किया है। इस समय जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी तक क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग नहीं हुई है, इसलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा भारत और अमेरिका को लेकर एक डिफेंस अपडेट भी आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में साल 2020 के फरवरी महीने में भारत और अमेरिका ने 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की एक डील साइन की थी और ये डील थी $800 मिलियन की, जो कि आज के समय 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा बनते हैं। अमेरिका ने उस समय कहा था कि अमेरिका इनकी डिलीवरी फरवरी 2024 यानी कि पिछले साल ही कंप्लीट कर लेगा, लेकिन 1 साल 5 महीने की डिले के बाद अभी तक अमेरिका ने भारत को एक भी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स नहीं दिया है। लेकिन फाइनली अमेरिका अब जाकर कह रहा है कि वो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी भारत को शुरू करने वाला है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इस महीने यानी कि जुलाई के एंड तक अमेरिका भारत को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी स्टार्ट करने वाला है।
भारत ने लास्ट ईयर पिछले साल मार्च 2024 में जोधपुर में 451 एविएशन स्क्वाड्रन रेस की थी, जिसके पास ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स आने थे। ये स्क्वाड्रन आज भी फुली ट्रेंड और फुली स्टाफ्ड है, लेकिन एक भी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स इनके पास नहीं है। आई होप अमेरिका ने जो जुलाई एंड का वादा किया है वो इसको पूरा करे और 451 एविएशन स्क्वाड्रन जो पिछले साल मार्च से ही अपने पहले अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का वेट कर रही है, उसको अपना अटैक हेलीकॉप्टर मिले। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के तेजस मार्क 2 को लेकर। दरअसल डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत सर ने अनाउंस किया है कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट अगले साल 2026 के मार्च महीने में रोल आउट कर दिया जाएगा और जो तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप होगा अप्रैल से जुलाई क्वार्टर में उसकी पहली टेस्ट फ्लाइट भी कंडक्ट कर दी जाएगी। डीआरडीओ चीफ ने कहा है कि तेजस मार्क 2 के ऊपर काफी तेजी से काम किया जा रहा है और सब कुछ तय टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। एक साल के अंदर तेजस मार्क 2 के पहले प्रोटोटाइप की फ्लाइट टेस्टिंग अवश्य शुरू हो जाएगी। तेजस मार्क 2 को राफेल का इंडियन वर्जन माना जा रहा है, इसलिए ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है चाइना, पाकिस्तान और भारत को लेकर। रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें न सिर्फ भारत के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के अंदर कई सारी लोकेशंस के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की थी, बल्कि भारत की मिसाइल्स और ड्रोन्स ने भी आसानी से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर काफी तबाही मचाई थी। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान का जो HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम था जो ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह से फेल साबित हुआ, चाइना ने इसको पाकिस्तान को ये कहकर बेचा था कि ये भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इक्विवेलेंट है, यानी कि भारत के S-400 की बराबरी का है। पाकिस्तान ने साल 2021 में चाइना से ये HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम परचेज किया था, जिसको पिछले साल 2024 में ही अपग्रेड करके HQ-9B कॉन्फ़िगरेशन का कर दिया गया था। चाइना ने पाकिस्तान से कहा था कि ये 250 से 300 किलोमीटर की रेंज में 8 से 10 टारगेट्स को एक ही समय के ऊपर एंगेज कर सकता है, वो भी मैक 14 तक की स्पीड पर। यानी कि ये ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स और उसके साथ ही टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स सबके अगेंस्ट कारगर साबित होगा। लेकिन चाइना के सारे क्लेम्स झूठे निकले। अब पाकिस्तान के इस फेलियर के बाद चाइना पाकिस्तान नहीं बल्कि खुद अपने बारे में सोच रहा है, क्योंकि चाइना ने इनको अपने बॉर्डर्स के ऊपर भी डिप्लॉय करके रखा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सेंट्रल एशिया के एक देश से, और ये न्यूज ऐसी है जिसको सुनने के बाद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रीजन की कम्युनिटी के काफी सारे लोग नाराज होने वाले हैं और हो सकता है कि वो इस सेंट्रल एशियन कंट्री को गालियां भी दें। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। हम बात कर रहे हैं कजाकिस्तान की। दरअसल कजाकिस्तान ने अपने देश के अंदर पब्लिक प्लेसेस में फेस कवरिंग क्लोथ्स और निकाब को पूरी तरह से बैन करने का डिसीजन लिया है। कजाकिस्तान की पार्लियामेंट ने निकाब बैन करने का बिल पार्लियामेंट से पास कर दिया है। कजाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि इस्लाम में निकाब मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है, यानी कि अनिवार्य नहीं है। कजाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर निकाब या फिर फुल फेस कवरिंग क्लोथ्स को बैन करने के पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन जो दो प्रमुख कारण हैं वो है रेडिकलाइजेशन और दूसरा है सिक्योरिटी कंसर्न। रेडिकलाइजेशन वाले पॉइंट के ऊपर कजाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि इसके कारण देश में कट्टरपंथी ताकतों को और बल मिलता है और ये कट्टरवाद को प्रमोट करता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर कजाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि निकाब और फुल फेस कवरिंग्स के कारण सिक्योरिटी फोर्सेस को इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका नहीं बचा था, और जैसे जैसे क्राइम्स बढ़ रहे हैं ये सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गया था। क्रिमिनल्स इसका फायदा उठा रहे हैं, इसलिए पब्लिक सिक्योरिटी के मद्देनजर भी निकाब करना और फेस को फुली कवर करना काफी गलत है एंड इसको बैन किया गया है। इस्लाम के आने के बाद भी कजाकिस्तान में सेकुलर वैल्यूज काफी समय तक रही हैं, लेकिन रिसेंटली क्या देखा जा रहा है कि पिछले 10-12 साल के अंदर ही कजाकिस्तान में रेडिकल इस्लाम को फैलाने की लगातार कोशिश हो रही है, और कजाकिस्तान को पता है कि कट्टरवाद के बाद अगला स्टेप आतंकवाद ही आता है, जो कजाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है। इसलिए कजाकिस्तान की गवर्नमेंट कट्टरवाद के ऊपर लगाम लगाने के लिए निकाब और फुल फेस कवरिंग्स को अपने देश में पब्लिक प्लेसेस के ऊपर पूरी तरह से बैन कर रही है। इसी साल फरवरी महीने में एक और सेंट्रल एशियन देश किर्गिस्तान ने भी इसी तरह से निकाब और फुल फेस कवरिंग को पब्लिक प्लेसेस के ऊपर बैन कर दिया था, एंड उसके पीछे भी किर्गिस्तान की सरकार ने सेम ये रीजन दिया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर, क्योंकि ये आखिरी बार होने जा रहा है जब हम रशिया से कोई नेवल वॉरशिप्स परचेज करेंगे। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने जो रशिया को स्टेल्थ मिसाइल फ्रिगेट का ऑर्डर प्लेस किया था वो कंप्लीट हो गया है, और आज यानी कि 1 जुलाई को रशिया ने भारत को आखिरी स्टेल्थ मिसाइल फ्रिगेट INS तमाला डिलीवर कर दी है। ये स्टेल्थ फ्रिगेट रशिया के यांतार शिपयार्ड में मैन्युफैक्चर हो रही थी, और काफी सारे टेस्ट और अप्रूवल कंप्लीट करने के बाद आज रशिया ने INS तमाला को इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया है। भारत ने रशिया के साथ $2.5 बिलियन की एक डील साइन की थी, जिसमें भारत ने रशिया से 4 एडवांस्ड फ्रिगेट्स परचेज की थी। इसमें से 2 रशिया में मैन्युफैक्चर होनी थी, जिसमें से पहली स्टेल्थ फ्रिगेट जो रशिया के अंदर मैन्युफैक्चर हुई थी वो रशिया ने पिछले साल दिसंबर महीने में भारत को डिलीवर कर दी थी, और आज ये सेकंड स्टेल्थ फ्रिगेट भारत को डिलीवर हुई है। इसके साथ ही जो बाकी की 2 स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं उसके लिए रशिया ने भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है, और वो भारत की गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में मैन्युफैक्चर होनी है।
डील के मुताबिक रशिया स्टेल्थ फ्रिगेट्स की फुल टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर कर रहा है, जिसके बाद अब भारत फ्यूचर में कोई भी नेवल वॉरशिप रशिया से परचेस नहीं करेगा या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट बिल्कुल नहीं करने वाला है। ये भारत का लास्ट नेवल वॉरशिप होगा जो भारत ने किसी फॉरेन कंट्री से परचेस किया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद हम खुद मेड इन इंडिया के तहत अपने सारे नेवल वॉरशिप्स भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे। अभी जो INS तमाला है इसको रशिया में इंडियन नेवी ने कमीशन कर लिया है। इसके लिए इंडियन नेवी के ऑफिसर्स रशिया गए थे और ये 2 महीने तक भारत आएगा। वैसे जो ये INS तमाला है ये इस समय सबसे एडवांस्ड और सबसे स्टेल्थ मिसाइल फ्रिगेट है, लेकिन अगर फ्यूचर में रशिया इसको अपग्रेड करता है तो भारत उस समय रशिया के साथ मिलकर इसकी भारत में ज्वाइंट प्रोडक्शन कर लेगा। लेकिन अब हम नेवल वॉरशिप्स कभी भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। वैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए रशिया को एक थैंक्स तो बनता ही है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।